आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी क्लास है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज की, और इसका जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो है विंड्स एंड टाइप्स ऑफ विंड, यानी हवा और हवा के प्रकार के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए अपनी मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कि विंड्स एंड टाइप्स ऑफ विंड, हवा और हवा के प्रकार के बारे में। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में, तो हवा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे कृषि में हवा का बहुत अच्छा महत्व है। हवाएं जो होती हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा का एक प्रमुख कारण जो होती है वो हवाएं होती हैं, और हवाएं जो होती हैं वो तापमान को नियंत्रित करने का भी कार्य करती हैं। ठीक है, तो हवा का बहुत ही अहम रोल होता है हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक, और हम अगर बात करें हवा के डिफिनीशन के बारे में, तो इस प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हवा, जिसको हम विंड कहते हैं, वायुमंडल में वायु की क्षैतिज गति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है। ठीक है, तो वायुमंडल में हवा की एक क्षैतिज गति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है, यानी कि कम दबाव से अधिक दबाव की ओर जो है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। उसे हम क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमेशा क्षैतिज गति से चलती है। किस गति से चलती है? क्षैतिज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है वो हवाएं चलती हैं। ठीक है, हवाएं जो है वो मौसम को परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाती हैं, तापमान को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों में तमाम प्रकार के पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वातावरण के तापमान को नियंत्रित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो होता है। ठीक है, यह जो है वो गति मुख्यतः वायु दाब, एयर प्रेशर के अंतर के कारण होती है। तो ये जो हवाओं की गति होती है क्षैतिज दिशा की ओर, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जो है वो जो हवाएं जो होती हैं वो प्रवाहित होती हैं। ये जो है जो हवाओं के कण के, जो हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच एक बल कार्य करता है, उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर, यानी वायु दाब कहते हैं। ठीक है, तो हवाएं जब चलती हैं तो उसके कण आपस में टकराते हैं, उसमें एक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं और वायु दाब के नाम से जानते हैं। इसी के कारण जो है वो वायु दाब के कारण ही हवाएं क्या होती हैं? आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हवाओं के कैरेक्टर होते हैं। और जब किसी क्षेत्र में उच्च दाब यानी हाई प्रेशर होता है और पास के क्षेत्र में निम्न दाब यानी लो प्रेशर होता है, तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। ठीक है, तो यही चीज अभी मैं आपको बता रहा था कि जब किसी क्षेत्र में क्या होता है कि हवाओं में उच्च दाब होता है, तो हमेशा उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर जो है वो हवाएं जो होती हैं वो बहती हैं। ठीक है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है वो हवाएं प्रेशर होती हैं, क्योंकि इसमें एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक है, तो वो वायु दाब के कारण जो है वो, जिसे क्लोरोसिस भी कहते हैं, तो इससे कारण क्या होता है कि हवा जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है वो हमेशा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हवा को डिफाइन किया। अब बात करेंगे हवा बनने के कारण के। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड, यानी हवा बनने के क्या कारण होते हैं? तो हवा के चलने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो हवा बनने के कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे केसेस हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि सूर्य की आसमान उष्मा, अनवन हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, सूर्य की असमान उष्मा की बात करें, सूर्य की असमान उष्मा की अगर बात करूं, तो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर सूर्य की किरणें समान रूप से नहीं पड़ती हैं। ठीक है, पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य की किरणें क्या होती हैं? समान रूप से नहीं पड़ती हैं, जिससे कि सूर्य की असमान उष्मा के कारण भी जो है वो हवा के बनने के जो है होती है। तो असमान उष्मा होती है तो सूर्य के हवा के बनने के कारण भी असमान हो जाते हैं। जहां पर उष्मा अधिक होती है वहां पर हवाएं क्या होती है? अधिक फॉर्मेट होती हैं। ये भी है। ठीक है, वायु दाब में अंतर के कारण भी होता है। ठीक है, वायु दाब में अंतर के कारण भी हवा का निर्माण होता है।
तापमान में अंतर से दाब में अंतर उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर तापमान में नहीं अंतर होता है तो दाब में भी अंतर होता है, जिससे हवाएं क्या होती है, बनती हैं। ठीक है, और पृथ्वी का घूर्णन के कारण, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण भी इससे हवा की दिशा मुड़ जाती है। तो जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है, जिसमें कोरियोलिस बल कार्य करता है, तो कोरियोलिस बल के कारण यानी पृथ्वी के घूर्णन से जो उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल जो है वो, उससे भी हवाओं की गति क्या होती है, मुड़ जाती है। और मुड़ने से क्या होती है कि हवा और जो है वो उत्पन्न होती है। तो इससे भी हवाएं क्या होती हैं, बनती हैं, स्थल और जल का अंतर के कारण। ठीक है, स्थल और जल के अंतर के कारण, तो स्थल और जल का अंतर यानी डिफरेंट बिटवीन द लैंड एंड वाटर, भूमि और समुद्र अलग अलग गति से गर्म और ठंडे होते हैं। तो स्थल और जल के अंतर के कारण भी, यानी कि भूमि और समुद्र के गर्म होने से, ठीक है, गर्म होने से जो है भी जो ऊष्मा निकलती है वो भी आपकी हवा का निर्माण होता है। देखिए कि देखो हवा में क्या होता है, जल होता है। ठीक है, हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, जल होता है। तो ये मॉइस्चर कहाँ से आता है, ये मॉइस्चर आता है तालाबों से, जो है समुद्र के जल से, नदियों के जल से जो वाष्पन क्रिया होती है। जो जल होता है वो लिक्विड फॉर्म से जो है एयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि वाष्प के रूप में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, पौधों पर, ठीक है, समुद्र पर, तालाबों पर, नदियों पर, तो जो उपस्थित जल होता है पृथ्वी के समस्त जीवों के, तो वो जल जो होता है वो वाष्प के रूप में उड़ता है और हवा के साथ मिल जाता है, जिससे हवाओं का निर्माण जो है वो हो जाता है। जैसे कि प्लांट की अगर बात करें तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है भी, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जिसको हम जो है ट्रांसपायरेशन कहते हैं, पौधे जड़ों से, ठीक है, पौधे जड़ के द्वारा क्या करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं और फिर पत्तियों के द्वारा, पत्तियों की निचली सतह पर स्टोमेटा स्थित होते हैं, उन्हीं रंध्रों के द्वारा जल को क्या करते हैं, वायुमंडल में उड़ा देते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों वनस्पतियों से जो जल उत्पन्न होता है वो भी हवा में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, तो उससे भी जो जल होता है वो जो है वाष्प के रूप में बन करके हवा का निर्माण जो है वो करता है। इसी तरह से पृथ्वी के विभिन्न भागों से जो जल उपस्थित होता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर जल होता है, वो भी सूर्य का प्रकाश पड़ने पर, तापमान के बढ़ने पर वाष्प के रूप में जो है बाहर आकर के हवा में मिल जाता है, जिससे कि हवाओं का निर्माण होता है और हवा की गति और भी तीव्र हो जाती है। किस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो जल और स्थल के कारण भी जो है हवाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हवा के प्रकार के बारे में। ठीक है, कि हवाएं जो है वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो हवा के प्रकार की बात करें अगर, ठीक है, हवाओं के अगर हम प्रकार की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो है हवाएं जो होती हैं, ठीक है, हवाएं जो होती हैं वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हवाओं के प्रकार के आधार पर अगर बात करें, हम एग्रीकल्चर एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत बात करें, तो हवाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो विंड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। कौन कौन सी, पहली अस्थाई यानी परमानेंट विंड्स, दूसरी जो है मौसमी हवाएं होती हैं, जिसको सीजनल हवाएं कहते हैं, पहली अस्थाई हवाएं, दूसरी क्या है, मौसमी हवाएं। और हम अगला बात करें तो वो होती है लोकल विंड्स, यानी कि स्थानीय हवाएं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, हवाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अस्थाई हवा, दूसरी मौसमी हवाएं, और तीसरा जो होती है वो होती है स्थानीय हवाएं यानी लोकल विंड्स। तो अस्थाई हवाएं कौन कौन सी होती हैं, परमानेंट जो विंड होती हैं वो होती है, ये हवाएं
पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में चलती हैं, इनकी दिशा लगभग स्थिर रहती है। तो अस्थाई जो हवाएं होती हैं वो लगभग केवल मतलब पूरे वर्ष चलती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि वो अस्थाई हवाएं जो होती हैं वो पूरे वर्ष चलती हैं और एक निश्चित दिशा में चलती हैं और उनकी गति मध्यम होती है, मीडियम होती है, मतलब कि एक निश्चित गति से जो है वो धीरे 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 हमेशा चलती रहती हैं, पूरे साल चलती रहती हैं, पूरे वर्ष भर जो है वो ये हवाएं चलती रहती हैं और स्थिर होती हैं। ये नहीं कि बहुत तीव्र गति से चले, ठीक है, ये अपनी स्लोली जो है वो स्थिर गति से जो है वो बहती रहती हैं, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी मतलब कि तापमान को नियंत्रित करने में इनकी बहुत अच्छी भूमिका जो है वो होती है, ठीक है। तो ये जो अस्थाई हवाएं होती हैं उसमें बात करें कि पहला क्या है, व्यापारिक हवा यानी ट्रेड विंड्स। तो व्यापारिक हवाएं किसके अंतर्गत आती हैं, अस्थाई हवाओं के अंतर्गत आती हैं। अस्थाई हवा में बात करेंगे 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच चलती हैं, ठीक है। जो व्यापारिक पौने होती है कितने होती है, कितने डिग्री चलती है, 0 से 30 डिग्री पर अक्षांश के बीच में जो है वो ये व्यापारिक पौने जो है वो चलती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है। कैसे बहती हैं ये जो व्यापारिक पौने होती कैसे बहती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जो है वो ये व्यापारिक पौने जो है वो प्रवाहित होती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो है वो प्रवाहित होती हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। समुद्री यात्राओं को सहायक होती हैं। ये व्यापारिक पौने कैसी होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और दक्षिण गोलार्ध में क्या करती हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जो है वो प्रवाहित होती हैं और समुद्री यात्राओं में जो है वो सहायक होती हैं, ठीक है। समुद्री यात्राएं जो होती हैं जहाज वगैरह से, उसमें क्या करती हैं, काफी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अगली जो अस्थाई पवनें है वो है पश्चिमी पवन, ठीक है। अस्थाई पवन के अंदर जो अगली पवन है वो है पश्चिमी पवन या पश्चिमी हवा, वेस्ट, जिसको वेस्ट एयर कहते हैं, ठीक है। ये 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहती हैं, ठीक है। ये कितनी डिग्री पे, 30 से 60 डिग्री अक्षांश पर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। कैसे बहती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है वो प्रवाहित होती हैं। ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में वर्षा लाने में सहायक है। कैसे जो है वो समशीतोष्ण जो क्षेत्र होते हैं जहां पर हल्का ठंडा और गर्म दोनों पड़ती है, जिसे हम समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, वहां पर वर्षा में सहायक कौन सी पवनें होती हैं, पश्चिमी पवनें होती हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का रिजल्ट ले लीजिए, यहाँ ठंडी और गर्मी जो है वो जो है बराबर मात्रा में लगभग पड़ती हैं, दोनों पड़ती हैं, तो यहाँ पर पश्चिमी जो पवन होती है उसी कारण वर्षा होती है। तो पश्चिमी पवनें जो होती हैं वो जो है वर्षा में सहायक होती हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद जो अगली अस्थाई पवनें हैं वो है ध्रुवीय पूर्वी पवन, पोलर ईस्टर लाइस, ठीक है। तो ध्रुवीय पूर्वी पवन में जो है वो 60 से 90 डिग्री अक्षांश ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय पूर्वी पवनें जो है वो जो प्रवाहित होती हैं कितने डिग्री पर, 60 से 90 डिग्री अक्षांश पर जो है वो जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहां पर प्रवाहित होने वाली पवनें होती हैं। ये जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है वो बहती है और ठंडी और शुष्क होती है। कैसी होती है, ठंडी और शुष्क होती है, ये इनकी विशेषता होती है। तो दूसरा जो हवा का प्रकार है वो है मौसमी हवाएं, ठीक है, सीजनल विंड्स। मौसमी हवाएं क्या होती हैं, मौसमी हवाएं होती हैं, ये हवाएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। तो मौसमी हवाएं क्या होती हैं, मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं जो है वो बदल लेती हैं। जैसा मौसम रहता है, ठंड मौसम, गर्म मौसम, वर्षा के कालीन, तो ये उसी के अनुसार जो है अपनी जो है दिशा को परिवर्तित कर देती हैं। अकॉर्डिंग टू द जो है मौसम के अनुसार ही ये अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं। यानी कि सीजनल के अनुसार जो है वो, सीजन के अनुसार ही ये हवाएं जो है वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती हैं, इसीलिए इसे मौसमी हवाएं जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मानसून पवन होती है, ठीक है।
मानसून पवन होती हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें क्या है, ग्रीष्म ऋतु में जून सितंबर, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती है, जून से लेकर सितंबर तक ये प्रवाहित होती है। समुद्र से भूमि की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्रों से भूमि की ओर जो है लेवल क्षेत्र में जो है वो प्रवाहित होती है। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सी पौने हैं, वो है दक्षिण पश्चिम जो है वो मानसून की पौने होती है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है वो भारत में वर्षा होती है, और ये पौने जो होती है वो मुख्य वर्षा के स्रोत होती है। उत्तर पूर्व मानसून की बात करें, उत्तर पूर्व मानसून वाली पौने तो ये जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से जनवरी तक प्रवाहित होती है। क्या, यानी ठंडी के ऋतु में, शीत ऋतु में ये जो है वो कब से कब तक प्रवाहित होती है, अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक जो है वो ये प्रवाहित होती है, ठीक है। क्योंकि ये सीजनल पौने हैं, तो ये जो है इनका जो है सीजन के अनुसार ही इनका प्रवाह होता है। तो ये ठंडी ऋतु में जो है वो जैसे अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक जो है वे प्रवाहित होती है, और भूमि से समुद्र की ओर होती है, ठीक है। मतलब भूमि से समुद्र की ओर ये प्रवाहित जो है वो होती है, ये इनकी विशेषता है। तमिलनाडु में वर्षा करता है, ठीक है। तमिलनाडु में वर्षा का कारण कौन होता है, उत्तर पूर्व मानसून के कारण ही वर्षा जो है वहां पर होती है, ठीक है। जो तीसरी प्रमुख पवन है, हवा है, वो है स्थानीय हवाएं, ठीक है। पहला स्थायी हवा हो गया, दूसरा हो गया मौसमी हवाएं, और तीसरा आप पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय हवाएं। स्थानीय हवाओं की बात करें तो ये हवाएं किसी विशेष क्षेत्र में और अल्प समय के लिए चलती हैं, ठीक है। स्थानीय हवाएं कैसे होती हैं, किसी विशेष क्षेत्र में अल्प समय के लिए जो है वो चलती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, उदाहरण की बात करें तो ये जैसे कि हम बात करें लू हो गया, गर्म और शुष्क हवा हो गया, ठीक है। लू जिसको बोलते हैं, तो जो है लू हो गया, गर्म और शुष्क हवा हो गया, उत्तर भारत में गर्मियों में चलती है। तो इस प्रकार की हवाएं जो होती हैं वो गर्मियों में चलती हैं और बहुत ही अल्प समय के लिए चलती हैं, ठीक है। तो जिसके कारण जो है वो क्या करती हैं, ये गर्म हवाएं होती हैं, और गर्म हवाएं जैसे कि लू हो गया, गर्म शुष्क हवा हो गया, और ये ज्यादातर उत्तर भारत में जो है वो चलती हैं, ठीक है। तो ये अस्थायी हवाएं होती हैं जो कि कम समय के लिए होती हैं। तो आई होप आप तीनों चीज जो है बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। हवा के प्रकार के बारे में अब हम बात करेंगे चिनूक के बारे में। अगली जो हवा है चिनूक जो होती है वो हवा के प्रकार के अंतर्गत है, जो कि अमेरिका में प्रवाहित होती है। तो उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा जो होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चिनूक के नाम से जानते हैं। ये बर्फ को जल्दी पिघला देती है, मतलब गर्म होती है तो ये क्या करती है, बर्फ को जल्दी पिघलाने में सहायक होती है। और फोन की बात करें तो ये भी एक प्रकार की हवा है, ठीक है, अस्थायी हवा होती है। ये जो होती है फोन जो होती है ये यूरोप की गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। ये कहाँ की है, यूरोप की गर्म और शुष्क हवा जो है वो होती है, ठीक है। समुद्री समीर की बात करें, सी ब्रिज की अगर बात की जाए, ठीक है, सी ब्रिज की बात करें तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर होती है। कैसे होती है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर जो हवाएं चलती हैं उसे सी ब्रिज जो है वो कहते हैं, ठीक है। ठंडी हवा भी उसे कहते हैं सीजनल हवाओं में। स्थलीय समीर की बात करें, लैंड ब्रिज की बात करें तो रात में भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थलीय जो समीर होती है वो क्या करती हैं, रात में भूमि से समुद्र की ओर जो है वो संचालित होती हैं। पर्वतीय एवं घाटी समीर, माउंटेन एंड वैली ब्रिज की बात करें तो ये दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती हैं। कैसी चलती है, दिन में जो है ये घाटी से पर्वत की ओर जो है वो चलती हैं, ठीक है। रात में पर्वत से घाटी की ओर चलती हैं। रात में कैसे होती हैं कि रात में, दिन में क्या करती है, घाटी से पर्वत की ओर चलती है, और दिन में क्या करती है, दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती हैं, ठीक है। और रात में पर्वत से घाटी की ओर जो है वो चलती हैं। ये पर्वतीय एवं घाटी समीर जो है वो होती है, ठीक है। अब हवा के महत्व की अगर बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ विंड की अगर बात की जाए
तो विंड में क्या हवा का क्या महत्व होता है? वर्षा लाने में क्या करती है? सहायक होती है। हवा को वर्षा लाने में क्या होती है? सहायक होती है, क्योंकि ये क्या करती है कि हवाओं को जो बादल होता है वो इसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित होता है। तो हवाओं वर्षा लाने में काफी जो है वो सहायक होती हैं। जलवायु को नियंत्रित करती हैं, मतलब कि मानसून को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, और जलवायु यानी क्लाइमेट को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल जो है वो होती हैं। प्रदूषण को फैलाने कम करने की में भूमिका होती है। इनकी क्या करती है? प्रदूषण को फैलाने और कम करने में भी हवाओं की काफी भूमिका होती है। जैसे कि तमाम प्रकार की विषैली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, और जो है शुद्ध हवाएं हमें प्रदान करती हैं। तो काफी हद तक प्रदूषण को जो है वो कम करती हैं, ठीक है, और हमें शुद्ध हवा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। प्रदूषण की हवाओं को जो है वो नष्ट करने का काम जो है करती हैं, उनके सॉल्वेंट को कम करने का काम भी करती हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी होती है, ठीक है। पवन ऊर्जा में जो हवाओं की ऊर्जा होती है जैसे कि पवन चक्कियां होती हैं, पवन से कई प्रकार की जो है ऊर्जा से कई प्रकार की मशीनें संचालित होती हैं, ठीक है। तो जो पवन चक्की वगैरह होती है पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर हवा गति काफी तेज होती है, तो पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में भी काफी सहायक होती है, जिससे कि कई प्रकार की उसकी ऊर्जा को उपयोग जो है वो कृषि में पानी वगैरह उठाने के लिए जो है वो और तमाम प्रकार के जो है मशीनों को चलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो पवन ऊर्जा में भी काफी उपयोगी होती हैं उत्पादन में। समुद्री और हवाई परिवहन में सहायक होती हैं, यानी कि जो समुद्री और हवाई परिवहन होता है, समुद्र में तमाम प्रकार जहाजें हैं, हवाई परिवहन है, उसमें भी काफी ये हेल्पफुल जो है वो होती हैं। तो इस प्रकार से हवा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे एग्रीकल्चर में भी और अदर चीजों में भी। अब हम बात करेंगे कि फसल उत्पादन में हवा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ विंड ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो फसल उत्पादन में भी जो है हवा का काफी ज्यादा अच्छा महत्व है। तो किस प्रकार से महत्व है? जैसे कि शारीरिक प्रभाव बात करें, फिजिकल इफेक्ट की, अगर शारीरिक प्रभाव की हम बात करें तो हवा जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन यानी जल हानि को बढ़ाती है और वायु अशांति में सहायक करती है, जिससे CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आपूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है। फिजिकल इफेक्ट की बात करें तो हवा वाष्पोत्सर्जन यानी जल हानि को बढ़ाती है, ठीक है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। जो क्रॉप्स हैं, प्लांट हैं, वनस्पतियां हैं, उसमें जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, अभी जो हमने बताया कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल को ग्रहण करते हैं और पत्तियों द्वारा उड़ा देते हैं, तो जो है ये क्रिया जो होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधों के अंदर तापमान जो होता है वो नियंत्रित होता है, ठीक है। कई प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो अच्छे होते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन को इंक्रीज करता है, जिससे प्लांट की हेल्थ जो होती है वो अच्छी होती है। तो हवाएं जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि जल हानि को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो जल हानि को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हवाएं जब तेज गति से चलती हैं तो पौधों की क्या करती है, जो वाष्पोत्सर्जन रेट होता है वो बढ़ जाता है, जिससे पौधों के अंदर का जल जो है वो काफी नष्ट हो जाता है और पौधे अगर सही से पानी जल नहीं प्राप्त किए तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। और वायु जो है शांति में सहायता करती है, जिससे कि CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आपूर्ति बढ़ जाती है। मतलब कि कई प्रकार से जो है वो जो प्रकाश संश्लेषण और जो है रेस्पायरेशन के लिए जो है वो यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में मुख्य रूप से जल का आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हवाओं की गति तेज होती है तो CO2 क्या करते जो है, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बढ़ जाती है। पौधों को ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो पौधों की शारीरिक प्रभाव के जो है पौधों में शारीरिक प्रभाव जो है वो इसके कारण हो जाता है। यांत्रिक प्रभाव की बात करें, मैकेनिकल इंपैक्ट की बात करें तो तेज हवाओं के कारण चावल और गेहूं जैसी फसलों में झुकना, टूटना, भौतिक क्षति हो सकती है, खासकर तूफानों के दौरान, ठीक है। तो यांत्रिक प्रभाव मैकेनिकल इफेक्ट की बात करें, ठीक है, यांत्रिक प्रभाव किस प्रकार होता है? इसे तेज हवाओं के कारण चावल हो गया, गेहूं हो गया, जिससे फसलों में झुकाव हो जाता है,
टूट जाती है, भौतिक क्षति होती है। मतलब कि कई प्रकार के देखिए कभी कभी बहुत तेज हवाएं आ जाती हैं। अगर पौधे से खेत की सिंचाई वगैरह कर दिए हैं तो तेज हवाओं के कारण जो है अगर उसमें जो है वजन फसल का बढ़ गया है, यानी बाल लग गई है, बाल में दाने आ गए हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फसल जो है टूट जाती है, गिर जाती है और काफी नुकसान हो जाता है। जब टूट जाती है, गिर जाती है तो पुनः उसमें वृद्धि विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि फसल जो है नष्ट हो जाती है। ज्यादातर गेहूं में, चावल में, ठीक है, गेहूं में, चावल में ये चीजें जो है वो देखी गई हैं, ठीक है। तो जो पौधे कमजोर होते हैं और हवा के तेज से गिर जाते हैं तो काफी उससे लॉस हो जाता है किसानों का। तो इस प्रकार से जो है वो यांत्रिक प्रभाव भी हवाओं के द्वारा जो है वो पड़ता है, ठीक है। और देखिए कभी कभी क्या है कि बड़े जो है जैसे फल वाले वृक्ष जैसे कि आपका केला है, पपीता है, इसमें भी अगर तेज हवाएं आ गई जो है वो, ठीक है, खेत में सिंचाई हुई है तो जो है पौधे टूट, अगर उसमें फल लगे हैं पौधों में तो वो टूट करके गिर जाते हैं, जिससे काफी नुकसान जो है वो हो जाता है। आंधी तूफान आने से हवाओं की गति काफी तेज हो जाती तो फल वगैरह टूट करके गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से मैकेनिकल लॉसेस भी हवा के द्वारा काफी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कृषि को प्रभावित करने वाली सामान्य अस्थानीय हवाएं, मतलब कि एग्रीकल्चर को इफेक्ट करने वाली जो सामान्य स्थानीय हवाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती है। इससे समुद्री स्थलीय हवा, सी टेरेस्ट्रियल तटीय फसलों को प्रभावित करने वाला दैनिक चक्र करती हैं, ठीक है। यह समुद्री स्थलीय हवा होती है, ये भी कृषि चक्र को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। पर्वतीय घाटी की हवा, माउंटेन वैली ब्रिज, ठीक है, ढलानों पर लगी बागवानी फसलों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। पर्वतीय और घाटी जो हवाएं होती हैं वो ढलान पर, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढलान पर खेती होती है, पौधे होते हैं, फल वाले पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो हवाएं चलती हैं पर्वतीय हवाएं, वो ढलान की जो खेती होती, पर्वतीय क्षेत्रों की जो खेती होती है उसको कहीं ना कहीं क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये चीज भी देखी गई है, ठीक है। और लू की बात करें, जैसे भारत में चलने वाली गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु की हवाएं फसलों में गंभीर कमी का कारण बनती हैं। तो लू जो चलती है, ठीक है, लू का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो है वो भारत के गर्म क्षेत्रों में जो हवा प्रवाहित होती है गर्मी के दिनों में उसे लू कहते हैं। लू के कारण भी काफी प्रभाव होता है, जैसे कि फसलों में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फलों में तमाम प्रकार के स्पॉट आ जाते हैं, बर्निंग की समस्या आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसमें पड़ता है, ठीक है। और फसलों में भी नमी की कमी काफी हो जाती है, इससे पानी की लॉसेस जो है वो देखे गए हैं। तो लू का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर में। जो कोमल नर्सरी के पौधे होते हैं मतलब कि वो भी नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। जैसे नई हम अगर रोपाई किए हैं, नए सीडलिंग लगाए हैं, नए पेड़ पौधों के वृक्ष को लगाए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे अच्छे से हमें जो है मल्चिंग करनी पड़ती है, या फिर हमें जो है नेट वगैरह उसमें शेड नेट लगाने होते हैं, जिससे कि वो तेज धूप का प्रभाव, लू का प्रभाव ना पड़े, जिससे पौधों की बचत हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये हवाएं जो होती हैं वो कृषि में प्रभावित करती हैं बहुत ज्यादा। रो है किस प्रकार से, तो कई प्रकार से जो है एग्रीकल्चर को इफेक्ट पहुंचाती हैं ये हवाएं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट से माध्यम से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।